और उन्होंने 2001 में मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया, जी आप इसको ज्वाइन करो और करोड़पति बन जाओगे। तो मेरे को हंसी भी आई, भाई करोड़पति बन जाओगे तो मेरे को तो चाहिए भी यही, करोड़पति बनना है, तो कैसे बन जाएंगे बताओ। तो उन्होंने कहा ये इसका एक लीफलेट है, इसको पढ़ लो, उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई थी कंसेप्ट के बारे में कि ये इसमें पूंजी आपको नहीं लगानी, दुकान आपको नहीं खोल, ये सीधा उपभोक्ता से निर्माता का संबंध है, इस तरह की बातें। और फिर लिखा था आर्थिक आज़ादी का अभियान है। ये सारी बातें जो मुझे लगी तो मैंने कहा तो मेरे लिए बना है और मैंने उसमें ज्वाइनिंग ले ली। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, इसमें समय का प्रबंधन आप कैसे करते हैं? आप एक पेशेवर भी हैं, गृहस्थी वाले हैं। तो जो व्यक्ति शेड्यूल्ड है वो दिन को चलाता है और जो अनशेड्यूल्ड है दिन उसको चलाता है। आपने इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयाँ छुई है, परंतु फिर भी अपने दोस्त और मिलने वाले समाज वाले तो आपसे परहेज करने लग गए होंगे, दूरियां बढ़ा दी होगी आपसे। तो शुरू में तो लोगों ने मेरी मजाक बनाई थी, वो आगे देखो फला वाले, अब ये मेरी कंपनी का नाम लेके चिढ़ाया करते थे, वो आगे अब देखो गोले बनाएंगे, अब समझाएंगे, अब पेड़ बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तो मैं मन ही मन उनसे झगड़ता नहीं था, पर मैं ये ठान लेता था कि मैं अब करके दिखाऊंगा। तो फिर वो बात कहने लगे, यार देखो वो आगे, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं उनको आने दो यार, उसके बाद ही मीटिंग शुरू करेंगे जी। इस तरह की एक धारणा चेंज हो गई थोड़ी सी, लेकिन आज वो सब समझ गए। वो अब मेरे से कहते हैं यार हमें ही बताओ ना। तो एक अच्छी कंपनी का मैं, और जो बाजार में जैसे अफवाहें चल रही है कंपनियों के बारे में, गलत फहमियाँ पैदा हो रही है, तो अच्छी कंपनी का चयन कैसे करे? नया उपभोक्ता, नया जो नेटवर्कर प्रवेश लेना चाहता है इसमें, तो अच्छी कंपनी का चयन कैसे करे, इसके बारे में आप हमारे। नमस्कार दोस्तों, जय जय देव घर घर देव। मैं केदारलाल गोचर, कोटा राजस्थान से। हमारे देव पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जैसा कि कहा गया है कि आदमी जैसा सोचता है वैसा करता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो आज हम ऐसे ही बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, जिसमें डायरेक्ट सेलिंग मेथड का बिजनेस है। ऐसे ही आज हमारे देव पॉडकास्ट के गेस्ट हैं हमारे श्रीमान जोधराज जी नागर, जिनसे अब हम आपको मुलाकात कराएंगे, बातचीत करवाएंगे, उनके विचारों को जानेंगे। तो अब हम सीधे हमारे आज के गेस्ट श्री जोधराज जी नागर से आपको मिलवाते हैं। जोधराज जी नागर साहब, राम राम साहब। राम 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 राम, नमस्कार साहब, नमस्कार। आप हमारे देव पॉडकास्ट में पधारे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साहब आपका, मुझे आपने ये आज मौका दिया, इसके लिए मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे ये मौका दिया। श्रीमान, आप एक बहुत अच्छे नेटवर्कर हैं और इसमें आपने बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपका बचपन के बारे में, कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, आपका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा और आपका जन्म स्थान कहाँ पर है। धन्यवाद साहब। देखिए, मेरा नाम जोधराज नागर है और मैं बारां जिले का एक छोटा सा गांव है, 40 घरों की बस्ती है, NH 27 पर संबलपुर है, वो मेरी पैदाइश है। बचपन तो बाहों में गुजरा और बहुत छोटी उम्र में ही मैंने अपना काम शुरू किया। शिक्षा विक्षा ज़्यादा नहीं है मेरी, गरीबी के चलते परिवार में चैलेंज रहे, तो पिताजी का बचपन में चले जाना, फिर माँ के द्वारा मजदूरी करके हम 5 भाई और 1 बहन को पाल लेना। तो शुरू से ही दिमाग में ये थी कि भाई पढ़ाई जहाँ तक हो जाए बेसिक रूप से वो ठीक है, लेकिन अब अपना खुद का कुछ करेंगे। तो मैं 3 साल गांव में सहकारी समिति में एक सहायक सेक्रेटरी के पद पे रहा। उसके बाद मैं 1 साल 12 में आकर के जो धान मंडी है उसमें 1 साल मैंने मंडी में मुनीमगिरी का काम किया। उसी बीच मुझे एक सिफारिशी चिट्ठी के द्वारा कोटा भेजा गया कि भाई जाओ, आप यहाँ क्या कर रहे हो, कोटा एक अच्छी जगह है, वहाँ जाकर आप इसको काम को करोगे तो कुछ ज़्यादा मिलेगा। तो मैं कोटा आ गया। 1974-75 की ये बात है,
लगभग अभी मुझे 50 साल कोटा में हो गए, और यहाँ आकर के मैंने मेरी एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी, संभाग का एक बहुत बड़ा अस्पताल हुआ करता है MBS हॉस्पिटल, उसके सामने गेरा एक्सरे, उस पर मैंने शुरू की। तनख्वाह शुरू में ज़्यादा नहीं थी, 5 रुपये रोज़ मिले मुझे। क्लिनिक पे ही सोना, एक होटल पे मेरी खाने की बंदी बांध दी डॉक्टर साहब ने, वहाँ जाना और उठकर झाड़ू बुहारी करके पानी का मटका भर देना, ये शुरुआत है। लेकिन वहाँ मैंने एक्सरे और लैब का टेक्नीशियन का काम सीख लिया जी। उसी के चलते दिमाग में एक बात आई कि ये नौकरी है, यहाँ पर मेरे को 450 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन 1980 की बात है और मैंने अपना खुद का अपना व्यवसाय करने की सोची। तो वहाँ जो एक एक्सरे के साथ साथ में एक जेरोक्स की मशीन भी लग चुकी थी, तो मैंने वहाँ पर जेरोक्स करना भी सीखा। उसका काम सीखने के बाद मुझे लगा ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो शुरू में मैंने राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से 22,000 रुपये का ऋण लिया और अपनी फोटोकॉपीज की दुकान डाल ली। 1980 में शुरू किया, 2007 तक वो दुकान मैंने चलाई। लगभग 20-22 गवर्नमेंट के ऑफिस मेरे पास थे। नयापुरा सिविल लाइंस में सारे ऑफिस, चाहे वो DJ कोर्ट हो, चाहे वो जॉइंट डायरेक्टर मेडिकल हो, DFO हो, समाज कल्याण हो, रोडवेज हो, ऐसे लगभग 20-22 गवर्नमेंट के ऑफिस थे, सेंट्रल बैंक, रीजनल ऑफिस। और इन सारे ऑफिसों का काम करते हुए मुझे अच्छा फील हुआ कि यार मज़ा आ गया, बहुत शानदार मेरा काम चल रहा है। लेकिन क्या होता है, एक 6 महीने बाद एक बगल में एक दुकान लगती है और वो मेरे सारे कॉन्टेक्ट को तोड़ता है। तो एक चैलेंज आया, 2 रुपये कॉपी से काम स्टार्ट किया था और 34 नए पैसे पे कंपटीशन में आगे। तो पैसा तो बढ़ता गया, दुकान किराया बढ़ता गया, नौकरी की तनख्वाह बढ़ती गई, लेकिन मार्जिन घटता गया। और एक चैलेंज आ रहा था ये जीवन में, उधेड़ बुनसी आ गई थी, शादी हो गई थी, बच्चे हो गए थे, पैसा भी नहीं था, क्या करें। तो उसी को मैं चला रहा था और मैं वहाँ 14 घंटे काम कर रहा था। और इसको करते करते मैं एक छोटा सा मकान रहने का मैंने बना लिया था। तो ये मेरा स्ट्रगल रहा है। मैंने आपके सामने जैसे मैंने बोला कि मैं गांव से आया हूँ, गांव में आकर के कोटा में सेटल हुआ हूँ। तो आज मैं ठीक ठाक तरीके से अपने आजीविका को चला रहा हूँ और जेरोक्स को चलाया मैंने। और तो नागर साहब, मेरी जर्नी है बचपन की। आप गांव से कोटा आए और आप अपना बिजनेस शुरू कर दिया आपने, तो फिर आप नेटवर्क की दुनिया में आपने कदम कब रखा और इसमें प्रारंभिक दौर में आपको चुनौतियां आई और उनका सामना कैसे किया? बहुत बढ़िया आपने ये प्रश्न किया है आदरणीय। और मैं देखिए उधेड़पुर में था मैं, कब क्या करें, मार्जिन कम हो गया था, मतलब काम में मज़ा नहीं आ रहा था। तो जैसा कि मैं जेरोक्स चला रहा था, इसी से जुड़ा हुआ एक काम था कंप्यूटर का, वो मेरे एक दोस्त किया करते थे, वो मेरे पास आते हैं और उन्होंने 2001 में मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताया। तो मैंने उनसे पूछा भाई इसमें क्या होगा, तो कहने लगे जी आप इसको ज्वाइन करो और करोड़पति बन जाओगे। तो मेरे को हंसी भी आई, भाई करोड़पति बन जाओगे तो मेरे को तो चाहिए भी यही, करोड़पति बनना है, तो कैसे बन जाएंगे बताओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी देखो मैं तो कुछ नहीं जानता, और ये इसका एक लीफलेट है, इसको पढ़ लो। तो लीफलेट पढ़ने के बाद मुझे जो लगा कि शायद ये तो मेरे लिए ही बना है। और मैंने उसको जब पढ़ा तो उसमें कुछ बातें ऐसी लिखी हुई थी कंसेप्ट के बारे में कि ये इसमें पूंजी आपको नहीं लगानी, दुकान आपको नहीं खोलनी, है ना, ये सीधा उपभोक्ता से निर्माता का संबंध है, इस तरह की बातें। और फिर लिखा था आर्थिक आज़ादी का अभियान है। ये सारी बातें जो मुझे लगी तो मैंने कहा तो मेरे लिए बना है और मैंने उसमें ज्वाइनिंग ले ली। अब फिर एक बात मैंने उनसे बोली, सर मुझे आप करोड़पति बनाने आए हो तो मुझे अकेले को मत बनाओ, मेरा तो एक बेटा भी है, दूसरा बेटा भी है, साथ में इनको ही बनाओ। तो मैंने एक साथ 3 ज्वाइनिंग ले ली और 3 ज्वाइनिंग लेकर के काम शुरू किया। और इस तरह से मेरा नेटवर्क में आना संभव हुआ, मेरे दोस्तों के द्वारा ही मुझे बताया गया, दोस्त के द्वारा ही। तो ये आपने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग मेथड के माध्यम से आपने नेटवर्क शुरू किया, तो इसमें प्रारंभिक में क्या क्या चुनौतियाँ आई आपके सामने? हाँ, और लोगों को कैसे जोड़ा आपने? देखिए कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं ना, तो चैलेंज सबसे पहले क्या आते हैं, जैसे कोई भी काम नया आया, भारत में आया या दुनिया में आया, तो कोई भी इंडस्ट्री 4 फेज से गुजरती है। पहला होता है उसमें नेगेटिव फेज, वो मेरे साथ भी रहा। जैसे ही मैं मिलने वालों के पास गया, बताया गया था कि आपको 2 लोगों को बोलना है, 4 लोगों को बोलना है, मिलना है, तो सबने मेरी मजाक बना दी। क्या बोलते हैं उसको, जैसे मजाक के साथ साथ उन्होंने मेरे को उपहास बैठा दिया, अरे क्या जेरोक्स करते करते आज जेरोक्स नहीं चल रही क्या, दुकान नहीं चल रही क्या, तो ये क्या करने लग गए हो, क्या इस तरह का ये कोई काम है जो आप इसको कर पाएंगे।
तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने रिश्तेदार के पास, तो रिश्तेदार ने मजाक बना दी। फिर जाते हैं दोस्तों के पास, दोस्तों ने बिल्कुल नेगलेक्ट कर दिया, मना कर दिया। और चैलेंज तो रहा, लेकिन जैसा कि मैं पढ़ रहा था उस लीफलेट में कि भाई ये पीछे मुड़ के देखने का बिजनेस नहीं है और इसको आगे से आगे ही करते जाना है, तो मैं मुड़ा नहीं। और मेरी प्रेरणा ये रही कि नहीं मुड़ा तो मुझे 20 लोगों में से 2 लोग मिले, उन 2 से मैंने शुरू कर दिया। और इस तरह से नेटवर्क को फिर आगे से आगे मैं सीखता गया। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि जब मैंने इसको ज्वाइन किया तो पहला सेमिनार मुझे देखने का मौका मिला, और वो एक बहुत बड़े अधिकारी के द्वारा दिया गया। वो अधिकारी भी कोई छोटा मोटा नहीं था। आज कल हमारे यहाँ जैसे 2 पोस्ट होती है IAS RAS की, तो वो एक बहुत बड़े लेवल के व्यक्ति थे। उन्होंने जब कंसेप्ट क्लियर किया बोर्ड पर वाइट मार्कर पे, तो मेरे को लगा कि वास्तव में ये आने वाली, तो मेरे दिमाग में क्लिक हुआ कि इसको परिवार का नहीं समझ रहा, रिश्तेदार नहीं समझ रहा, दोस्त नहीं समझ रहा, ये अधिकारी क्यों कर रहा है। वो साथ में कुछ परिणाम भी लाए थे कि भाई ये देखो मेरा 35,000 से ले रही है, ये तो सरकार से मिला है, और ये 70-80 हज़ार रुपये मेरे यहाँ से आ रहा है, तो तिगना पैसा यहाँ से वो ले रहे थे। तो मैंने कहा सर मुझे भी चाहिए, कैसे करना पड़ेगा। तो उन्होंने जो मुझे बातें बताई वो मैंने बिल्कुल बेसिक्स उन्होंने मुझे जो बोले वो मैंने फॉलो किए, और फिर मैं लगातार करता गया और आज आपके सामने सीट पे बैठा हूँ। तो एक मजबूत नेटवर्क बनाने के लिए आपने बहुत संघर्ष किया, इसके लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनाई आपने? हाँ, बहुत। और क्या क्या तरीके काम में लिए? देखिए, कोई भी काम को जब हम करते हैं ना तो उसकी एक प्रक्रिया होती है ना, कोई भी काम। तो इसमें भी एक प्रक्रिया है, जैसे 6 बेसिक्स हैं इसके, कि भाई आप सबसे पहले कुछ नहीं करेंगे, जो भी इसमें उत्पाद है उसको आप स्वयं यूज करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। प्रोडक्ट को यूज करेंगे। उसके बाद उसमें बताया जाए कि मिलने वालों की आप सूची बनाओगे, तो सूची बनाओगे 2 चीज़ों की, अपनों की भी और आपको क्या चाहिए अपने लक्ष्य की भी। तो मैंने लक्ष्य की सूची बनाई कि मुझे इतना पैसा कमाना है, लिखा मैंने डायरी में, आज भी मेरे पास में वो डायरी मौजूद है। तो अपनों की सूची बनाई, और फिर उसमें बताया गया था कि जितने भी आपके लोग मिलने वालों की सूची आपने बना ली, इनको अब आप इनवाइट करो, है ना, सेमिनार्स के लिए। तो इनवाइट किया, तो उसमें से मैंने 10 को बोला तो 1 आया जी। तो यहाँ थोड़ी हताशा हुई, लेकिन फिर भी उनकी तरफ से जो कहा गया था कि देखिए ऐसा ही होगा, अनुपातिक काम होता है इसमें, ये औसत का एक नियम है, वो काम करेगा इसमें। तो मैं रुका नहीं और आमंत्रित करता गया। फिर मैंने इस कंसेप्ट को समझाने की कोशिश की। कंसेप्ट समझाने के बाद में फिर उसका फॉलोअप भी किया, और फॉलोअप करने के बाद जैसा भी उनका उत्तर आया, ना बोला तो मैंने नाम नहीं काटा डायरी में से, और यस बोला तो मैंने उसको ज्वाइन कराया, साथ में लिया, और फिर मैं आगे बढ़ता गया, उनको भी साथ लेकर बढ़ता गया। उनको भी मैंने कंसेप्ट को, सिस्टम को समझाने की कोशिश की, सेमिनारों में लेके गया। इस तरह से मेरा नेटवर्क बिल्ड होता गया। डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्क चल रहा है, इसमें कई प्रकार की गलतफहमियां हैं, तो इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए आपने लोगों से किस प्रकार से अपने तरीके अपनाए या क्या सुझाव दिए? देखिए, गलतफहमी इसलिए है कि ये तो एक ऐसा बढ़िया कंसेप्ट है जिसमें रोडपति आवे तो करोड़पति बन सकता है। उसको कुछ नहीं आता, वो बोलना सीख सकता है। जैसे मैं आपके सामने बैठा हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने आज इस शॉर्ट सीट पे बैठा हुआ हूँ, तो आप इसमें एक चीज़ नहीं, मैं तो एक लाइन में समझा दूँ तो ये कहना चाहूँगा, समग्र सफलता इसमें प्राप्त होती है जी। पैसा चाहिए खूब लो, सम्मान चाहिए खूब लो, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड करना है बहुत बड़ा कर लो। तो ये तो एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें, अब ये फिर हमारे देश की नहीं है, ये तो विदेशों से चलकर आई इंडस्ट्री। ये तो 1959 में ईजाद हो गई। आज जितने भी विकसित देश है वहाँ तो ये चल रही है, पर भारत में मिथ ये है कि भारत में नेटवर्क के नाम पर गलत कंपनियों ने पदार्पण कर लिया, मनी के सर्कुलेशन को करने लग गए, लोगों को लूटने लग गए। और फिर यहाँ तो एक कानून है बना हुआ है पहले से, चिट फंड एक्ट। तो चिट फंड एक्ट में इस तरह के कामों को चिट फंड में डाल दिया जाता है, और ये समझा जाता है कि ये तो लूटने वाले हैं, ये तो ठगने वाले, ये तो किसी को बरगलाने वाले लोग हैं। इस तरह का मिथ बना दिया इसके बारे में, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तो एक पाक और साफ इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की तो भारत को बहुत ज़रूरत है। चैलेंज ये रहता है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि कोई भी इंडस्ट्री के 4 फेज होते हैं। पहला है नेगेटिव फेज, कोई भी काम आप करके देखो। जैसे आपने कहा गलतफहमी हो जाती है, तो आपने उनको कैसे समझाया, आपके प्रोडक्ट के माध्यम से, या कैसे उनको सेटिस्फाई किया? बहुत बढ़िया आपने कहा। ये देखिए क्या समझाया, जैसे मान लो मैंने किसी चीज़ का पे किया और वो चीज़ ले ली, तो मेरा उसमें क्या गया और उसका भी क्या गया। वैसे भी बाजार से जाते ही थे। भाई डायरेक्ट सेलिंग के कंसेप्ट को समझो पहले। डायरेक्ट सेलिंग कंसेप्ट है निर्माता से उपभोक्ता,
बीच जी। की जो कड़ी है ना, जिसमें एड आता है, एजेंसी आती है, सेंडेफ आता है, डिस्ट्रीब्यूटर आता है, होलसेलर आता है, रिटेल काउंटर आता है, इनको हटा करके डायरेक्ट कंपनी एक कंज्यूमर को अवेयर कर रही है, उसको डायरेक्ट प्रोडक्ट दे रही है अपना। जी। और वो प्रोडक्ट जब दे रही है तो उसमें क्वालिटी भी बढ़िया आ रही है, बिल के साथ भी आ रहा है, साथ में ये वापस उसमें रिटर्न भी आपको आ रहा है। तो ये बात जब हम समझाए थे लोगों को, तो लोगों को समझ में आया, चलो यार आप आए हो मिलने वाले हो तो चलो दे जाओ यार, कोई बात नहीं, आएगा नहीं आएगा बात की बात है, लेकिन आएगा इस बात की कुछ तो गारंटी मिल रहा है। बिल्कुल आता तो प्रोडक्ट मिल रहा है ना। जी। तो नेगेटिव तो इसमें कुछ है ही नहीं। नागर साहब, आपने बीच में कहा कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, तो आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? ये सर 10वीं 1974 में हमारे गांव के पास में एक गांव है फतेहपुर, वहाँ से मैंने 10वीं पास की। 11वीं मैंने प्राइवेट 12 के की, और 12वीं मैंने कोटा कॉलेज में एडमिशन लिया, और 12वीं में पास हो गया, लेकिन मैंने आगे ग्रेजुएशन नहीं किया। जी। है ना, उस वक्त मैंने जेरोक्स की दुकान खोल ली थी, तो मैं देख रहा था कि पढ़ाई जितनी हो गई ठीक है, बेसिक मेरे पास आ गई इसकी जानकारी, अब मैं जेरोक्स चला ही रहा हूँ। और फिर ये डायरेक्ट सेलिंग जो मैंने 2001 में ज्वाइन किया, तो यहाँ सीखने का मुझे बहुत मौका मिला। जी। सीखने में देखिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अभी मैं लगभग 67 में रन कर रहा हूँ, और आज भी मैं सीख रहा हूँ। आज भी मैं पूरी तरह से इस सिस्टम में रह के, इसके बड़े बड़े सेमिनार अगर बात करूँ मैं, तो अच्छे अच्छे ट्रेनर्स को मैंने सुना है, जहाँ 5-5 हज़ार रुपये फीस देके मैंने उनको सुना है, चाहे वो शिव खेड़ा हो, चाहे वो प्रमोद बत्रा हो, चाहे विजय बत्रा हो, चाहे वो राजेश टैगोर हो, बहुत बड़े बड़े जो जी ट्रेनर है उनको मैंने इसमें सुना है, देखा है, जाना है। तो नेटवर्किंग मार्केटिंग में आपने प्रोडक्ट देकर उनकी समस्या को दूर किया, गलतफहमी को दूर किया। तो वास्तव में कहा गया है नागर साहब कि नींद और निंदा पर जिसने सफलता प्राप्त कर ली है वो हमेशा सफल रहा है। वो काम आपने किया है। देखिए, कंसेप्ट कोई भी जब आता है ना, तो बिना उद्देश्य के नहीं आता। इस देश की बहुत बड़ी समस्या है आज, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी है समस्या, एक तो बीमारी और एक है बेरोजगारी। इन दोनों पर तो इस डायरेक्ट सेलिंग ने ऐसा वार किया है इस देश में। अगर ये पूरी तरह से सब लोग इसको समझ जाएं, और अब समझना ही पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट की रूलिंग इस पे आ चुकी है जी। अब इस पे गाइडलाइन थी 2012 में, 16 में गाइडलाइन थी, उसके बाद में 2021 में तो रूलिंग आ गई, सदनों से पास हो गया, राष्ट्रपति के साइन हो गए, अब तो गजट नोटिफिकेशन है। अब तो यूनिवर्सिटीज़ में इसकी एजुकेशन हो रही है, डिप्लोमा हो रहा है, डिग्री हो रही है, सर्टिफिकेट कोर्स हो रहे हैं, PhDs भी हो रही है। तो अब डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खूबी ये है कि इसमें जो प्रोडक्ट आते हैं ना, वो सीधी कंपनी बनाती है, सीधे कंज्यूमर को देती है। तो अभी जो आप देख रहे हो, ये दिवाली का भी मौसम चल रहा है, तो देखिए फूड सेफ्टी वाले कितनी सारी मिठाइयाँ, कितने सारी ऐसे चीज़ें हैं जो सैंपल के रूप में देख रहे हैं और उनको डिस्ट्रॉय करवा रहे हैं। मतलब मैंने एक दिन अखबार पढ़ा था कि एक शहर में तो जैसे ही पता लगा कि फूड इंस्पेक्टर चले गए, पूरा शहर ही लगभग 90% दुकानें बंद हो गई। हाँ। तो ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ क्या है, इस बात की गारंटी है कि उत्पाद शुद्ध मिलेगा, वाजिब कीमत पर मिलेगा, पक्के बिल GST के साथ मिलेगा, रिटर्न पॉलिसी के साथ मिलेगा, और उसमें से मिलने वाले बेनिफिट सबके अलग अलग है प्लान के, उसके अनुसार वो कंज्यूमर को मिलेगा। ये अवेयरनेस इसमें आई है। जी। तो डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्किंग आप कर रहे हैं, बिजनेस, इसमें समय का प्रबंधन आप कैसे करते हैं? आप एक पेशेवर भी हैं, गृहस्थी वाले हैं, और एक मार्केटिंग के में आप कैसे समय, अपने व्यवसाय में कैसे समय का प्रबंधन करते हैं? जहाँ तक मैं कहूँगा, व्यक्तिगत जीवन, पेशेवर जीवन, दोनों का प्रबंधन समय के साथ। जैसे मैंने इसमें एक दिन पढ़ा था एक गुरु को कि जो व्यक्ति शेड्यूल्ड है वो दिन को चलाता है, और जो अनशेड्यूल्ड है दिन उसको चलाता है। जी। तो शेड्यूल्ड होने का तात्पर्य ये है, मेरे पास अपना एक प्राथमिकता होती है। भाई मुझे सेमिनार में जाना है तो वो पहले से डेट फिक्स होती है, और मैंने इसको टाइम को मैनेज करने के लिए ना बोलना सीखा है। जी। आज मेरे रिश्तेदारों में, मेरे परिवारों में, या मेरे जो भी दोस्तों में कोई भी प्रोग्राम आ गया और उसमें मुझे आमंत्रित किया गया, तो मैंने उसको ना बोला है कि भाई फलां तारीख तो मैं दिल्ली में हूँ। तो टाइम मैनेज करने के लिए तो मैंने शेड्यूल बनाया है। मैं 1 तारीख से और 30 तारीख का एक शेड्यूल बना लेता हूँ पहले से। तो टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है आज की डेट में। तो और जिसके पास समय मैनेज नहीं है, इसका मतलब कुछ भी मैनेज नहीं है, वहाँ से सारी चीज़ें बिगड़ जाती है। तो मुझे इस इंडस्ट्री ने बहुत सिखाया टाइम को मैनेज करना, और बिना उसके तो यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता।
जब मैं जेरोक्स करता था तो मैं 9 बजे दुकान खोल लेता था, रात को 9 बजे बंद करता था, लेकिन बीच में कोई भी सेमिनार आए तो टाइम को मैनेज करता था। जैसे संडे है, मान लो संडे को क्लोज रहती है, मेरा वीकली ऑफ रहता है, तो मैं संडे को उसमें मैनेज करता था और संडे को मैं जाता था, दिन भर में नेटवर्किंग करता था। तो डायरेक्ट सेलिंग में कभी कभी तो निराशा हाथ लगती होगी, तो उसके लिए आप क्या अपने आप को कैसे प्रेरित करते हो? मतलब हाँ, बहुत बढ़िया सर। देखिए ये कॉन्फिडेंस कैसे दिलाते हो हाँ, अपने आप? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं जेरोक्स की दुकान चलाता था ना, तब जब मेरे सारे कॉन्टेक्ट छीने गए और रेटेड रिड्यूस हुई, तब मैं हताश हुआ था। लेकिन इस इंडस्ट्री में आने के बाद मेरा सबसे बड़ा तो पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ। मुझे बोला गया कि यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में काम करना और धैर्य के साथ काम करना। तो जिसने ना बोला तो मुझे ये समझाया गया था, ये ना बोलने वाला एक दिन हाँ बोलेगा। दो ही तो ऑप्शन है ज़िंदगी में उसके पास, या तो नो बोलेगा या हाँ बोलेगा, यस बोलेगा। तो जिसने नो बोल दिया, एक ऑप्शन बचा उसके पास कि वो बाद में यस बोलेगा। जो पहले यस बोलेगा वो बाद में नो भी बोल सकता है जी। तो कहीं ना कहीं चैलेंज जो रहा वो ये रहा कि ये अनुपातिक काम होता है। मैंने 10 लोगों से काम करना है तो मैं 100 के पास जाता था और इस तरह से मैंने मैनेज किया। सारे तो इसमें नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे उनके साथ फिर लग कर मैंने काम किया। उनको आगे बढ़ाने के लिए मैंने अपनी इसमें संपूर्ण झोंका। और मैं इस इंडस्ट्री के बारे में यही कहूँगा, इस इंडस्ट्री की एक ही खासियत है कि ये तभी आपको देगी जब आप किसी को देंगे। तो भाव पहले आपके पास, आपका इंटेंशन जो है, किसी को ला रहे हो तो उसको आगे बढ़ाने के लिए लाओ, उसको कुछ देने के लिए लाओ, उसको कुछ तरक्की करने के लिए लाओ, तो वो आपके पास लौट के आएगा और देने वाले के बाद लौट के आता ही है। तो चैलेंज की जहाँ तक बात है, 2003 में मैं इसमें गिरा, 1 में ज्वाइन किया, 3 में राजस्थान में अकाल था, 1 साल नहीं 2 साल। तो जिनको मैंने प्रोडक्ट दिया वो प्रोडक्ट लेके मेरे पास आ गए, सर ये तो पैसा चाहिए हमें। तो एक चैलेंज आया। फिर 2008 में मैं गिरा, मनी क्राइसिस पूरे वर्ल्ड वाइज हुआ था। तो उस टाइम भी देखिए लोगों ने यही कहा, देखिए अब तो शेयर भी गिर गए, ज़मीनों के भाव भी गिर गए, है ना, ये सोना चांदी भी, कहीं कुल मिला के मनी क्राइसिस था। उस टाइम भी तो हमारा ये व्यापार डाउन हुआ। 2011 में तो गिरे क्या, मतलब एक तरह से ऐसा एक भूचाल आया। अब वो चाहे किसी भी तरह से आया, मुझे नहीं पता, लेकिन वो आना बहुत ज़रूरी था। वो आने से क्या हुआ, छटनी हो गई, गलत बंद हो गई, सही चालू हो गई और गवर्नमेंट की निगाह गई। अब इसको एमएलए भी जानता है, इसको सांसद भी जानता है, इसको सरपंच भी जानता है, इसको प्रधान भी जानता है, इसको आईएएस भी जानता है, इसको आईपीएस भी जानता है। नहीं तो पहले कोई जानता नहीं था ये क्या है, ये क्या है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी रही गिरना, और इससे हमें एक संबल मिला। अब रूलिंग आ गई। वरना गिरने की जहाँ तक बात है, तो देखिए जब गिरता है ना कोई आदमी, तो वो अगर थोड़ा सा मनी को मैनेज करना सीख जाए। बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ बिकी, बहुत सारों के घर भी बिके, लेकिन हमारी न गाड़ी बिकी न घर बिका, क्योंकि हमने मनी को भी मैनेज किया, टाइम को भी मैनेज किया और पेशेंसली इसमें टिक कर काम किया। और सबसे बड़ी बात थी कि देखिए इसका जो बेसिक जिस पर टिका हुआ है ना, वो टिका हुआ है आपके चरित्र के ऊपर जी, आपकी फेस वैल्यू के ऊपर, क्योंकि वैल्यूज का ही काम है इसमें ज़्यादा। आपका अगर फेस वैल्यू बिगड़ गया एक बार, तो फिर शायद दोबारा आपको, तो वो जैसे हम गिरे वापस पुनः दोबारा कंपनी की तरफ से सेमिनार्स आए, दोबारा हमें अप्लायंस के द्वारा गाइड किया गया, फिर प्रोडक्ट की रेंज आई, फिर इसी तरह से माहौल को पॉजिटिव करने के लिए सेमिनार्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये एक जगह से नहीं चलता, पूरे भारत में इसका विस्तार हो जाता है। तो ये लगभग 28 राज्यों में नेटवर्क चला गया। तो राजस्थान में अकाल था, गुजरात में नहीं था, महाराष्ट्र में नहीं था, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं था। तो वहाँ से ये बिजनेस रन हो रहा था। तो मैं पॉजिटिव था कि चलो ये तो बहुत बढ़िया बात है, आज यहाँ नहीं तो कल वहाँ है, तो यहाँ से वहाँ चला गया। तो इस तरह से हम पॉजिटिव रहे, कॉन्फिडेंस के साथ में देर के साथ काम करते गए और बढ़ते गए आगे। वर्तमान समय नागर साहब मीडिया का है, सोशल मीडिया का है, तो डायरेक्ट सेलिंग जो नेटवर्किंग कर रहे हैं आप, उसमें सोशल मीडिया का क्या रोल है, और वर्तमान समय में ये सोशल मीडिया कहाँ तक आपको सहयोग प्रदान कर रहा है, कैसे इसमें सफलता प्राप्त कर रहे हैं आप? देखिए, सोशल मीडिया जब मैंने शुरू किया था तो मेरे पास एक कीपैड मोबाइल हुआ करता था, और वो मैंने BSNL में लाइन लगकर एक सिम ली थी, जो 3 साल के बाद उस मोबाइल में डाली थी। लेकिन अभी कोविड आया 2020 में, आपने देखा होगा। कोविड के टाइम पर हम लगभग सब लॉक हो गए, पूरी दुनिया ही बंद हो गई। लेकिन हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली, और वहाँ से हमने सीखा कि वास्तव में टेक्नोलॉजी कितनी बड़ी ताकत है। और वहाँ से हमने एक तो जूम पर सेमिनार करना सीखा, है ना, हमारे प्रोग्राम करना सीखा।
तो ये सोशल मीडिया की तो मैं यही कहूँगा कि ये समय के अनुसार बदलते जो चले जाएंगे। तो यहाँ तो मैं कहता भी हूँ कि भाई एले दाना चाहिए वक्त के फरमान को, वक्त बदले तो बदल जाना चाहिए इंसान को, और जो नहीं बदलेगा देखकर वक्त की चाल, वक्त ठोकरों से मिटा देगा उस नादान को। तो आज मैं खुद जूम पर मीटिंग करता हूँ, जूम पर मैं ट्रेनिंग करता हूँ, जूम पर मैं काउंसलिंग करता हूँ। पूरे भारत के 28 राज्यों के लोग उस पर एक साथ बैठ जाते हैं। मेरे पास एक पर्सनल चैनल है। आज मैं व्हाट्सअप चलाता हूँ, इंस्टाग्राम चलाता हूँ, फेसबुक चलाता हूँ और वेबसाइट्स खोलता हूँ। तो सोशल मीडिया की वजह से तो हमें ताकत मिली है। और आप देख रहे हैं कि आज हम जिस चैनल पर बात कर रहे हैं, ये तो सोशल मीडिया ही तो है ही है जी। ये कोई और क्या हो सकता है। तो ये एक ताकत है। ये तो आने वाले समय में और ज़रूरत है इसकी। तो लेकिन मेरी जैसी उम्र के लोग हैं ना, जिनसे मैं कहता हूँ ना, तो वो कहते हैं अरे साहब अब क्या सीखेंगे। भाई जा चाह वहाँ रहा, सीखना चाहे तो आदमी नाली में पड़े हुए शराबी से भी सीख सकता है, इतनी नहीं पीनी चाहिए। और नहीं सीखना चाहे तो ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी का कोई आ जाए प्रोफेसर, उससे भी नहीं सीख सकता। जी सही। सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती, बिल्कुल। सीखने की तो चाह होती है। तो सर आपने कहा कि भाई सोशल मीडिया का तो मैं बिल्कुल भरपूर यूज करता हूँ, और इसी की वजह से अब ये बिजनेस हमारा रन कर रहा है। दौड़ेगा नहीं, उड़ेगा, ऊंचाइयाँ छुएगा। नागर साहब, MLM की फुल फॉर्म क्या है? देखिए MLM की फुल फॉर्म तो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, जिसको हिंदी में कहेंगे बहुस्तरीय व्यापार जी। है ना, अनेक स्तर से आने वाला आपके पास में। तो ये तो मल्टी लेवल। आने वाले समय में इसका भविष्य कैसा है? इसका भविष्य बहुत सुखद है, क्योंकि जो मैंने देखा है इस 23 साल की जर्नी में, सबसे बड़ी बात क्या है, ये प्रोफेशन का नॉमिनेशन है। इसमें प्रोफेशन का नॉमिनेशन का मतलब है मेरे बाद ये मेरी नॉमिनी है, उसको ट्रांसफर हो जाएगा जी, है ना। फिर नॉमिनी को अपॉइंट करेगी, उसको ट्रांसफर हो जाएगा। अभी 3rd जनरेशन तक तो इसमें लोग आ चुके हैं। जैसे जिसने मुझे ये प्लान समझाया वो दुनिया में नहीं है, उसका बेटा आ गया, अब उसको वो उसका जो प्रतिफल वो मिल रहा है, उसने बिल्ड किया था। ये वही काम है जैसे आप अपने परिवार में या अपने खेत में, अपने आंगन में एक पेड़ लगाते हो और पेड़ को बड़ा कर जाते हो, फिर आप चले जाओ दुनिया से, पेड़ थोड़ी जाएगा आपके साथ। तो नेटवर्क एक खूबसूरती है। नेटवर्क से जो चाहिए वो आप ले सकते हो। सबसे पहली चीज़ है, अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य के साथ साथ पैसा भी आए तो ये और अच्छी बात हो जाएगी। और पैसा भी दुआओं के साथ आए, आप किसी को हेल्प कर दे तो उससे और अच्छी बात हो जाएगी। तो पैसिव इनकम यहाँ पर है। तो भविष्य तो इसका बहुत सुखद है, और ज़्यादा सुखद इसलिए हो जाएगा अब गवर्नमेंट की निगाह इस पर आ गई, रूलिंग इस पर आ गई, यूनिवर्सिटीज़ में इस पर पढ़ाई होने लग गई। तो ये अब समझेंगे लोग इसको। मैंने कहा ना आपसे स्टार्टिंग में, इंडस्ट्री के 4 फेज हैं। नेगेटिव फेज, बाद में पॉजिटिव फेज, बाद में ग्रोथ फेज, और बाद में आता है कंपटीशन फेज। अब आएगा कंपटीशन, अब आएंगे बहुत सारे, इसमें बड़े बड़े घराने आएंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आएंगे। अभी नहीं आए लेकिन आएंगे। तो सुखद तो है, बिल्कुल 100% सुखद है। तो डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आप सेमिनार, इवेंट्स करते होंगे। फिर आपने भी बहुत सी बड़ी बड़ी सेमिनारें अटेंड की होंगी इवेंट्स से, तो ऐसी कोई सेमिनार आप करते हैं? बिल्कुल। देखिए ये हमारा अपना निजी काम है, और निजी काम को बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है। और जो हमारी टीम होती है, उस टीम को आगे बढ़ाने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, या उनको सिस्टम के बारे में जो भी और चीज़ें बताने के लिए, तो सेमिनार इसमें एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे इसको मैं कहूँगा 3 चीज़ें उसके लिए बोलूँगा। माहौल में आओ, माहौल में लाओ, या फिर माहौल बनाओ। ये तीनों चीज़ इसमें काम करती है। तो माहौल में आओ का मतलब है आप लोगों को इसमें लाओ, और माहौल में रहो का मतलब है आप इस माहौल में बने रहो। तो सेमिनार ही वो चीज़ है जिसमें आप माहौल दे सकते हैं किसी को, और वहीं से एग्जाम्पल निकलते हैं। वहीं से एक आदमी बोलेगा जी मैं 4थी में 4 बार फेल हूँ, और मैं देखिए इस काम को कर रहा हूँ। पहले मेरा जीवन जो था वो कुछ अलग था, लेकिन आज इस जीवन ने मेरे को खुशियाँ भर दी है। तो ये एग्जाम्पल रिलेट होते हैं सेमिनारों के माहौल से, और यहाँ पर लोग आते हैं, अपने आप को रिलेट करते हैं, तो फिर वो भी कुछ लेके जाते हैं, वहाँ से ठान के जाते हैं। तो सेमिनार के बिना तो यहाँ संभव नहीं है। ये तो सेमिनार तो बहुत प्राथमिकता के साथ इसमें सबसे पहली सीढ़ी है। तो नेटवर्किंग में सफलता के लिए आप क्या विचार साझा करना चाहेंगे? नेटवर्क में सफलता के लिए मेरे विचार से अगर मैं कहूँ तो सबसे पहली चीज़ है पेशेंस जी। ये कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात आपको अमीर बना देगी इंडस्ट्री। एक डॉक्टर बनने के लिए कितना पेशेंस चाहिए। हाँ, पूरी लाइफ में से लगभग 30 साल उसने अपने
पढ़ाई पे दिए हैं, है ना, उसकी इंटर्नशिप को दिए हैं, एग्ज़ाम को दिए हैं, तो वहाँ किसी भी प्रोफेशन में सीए बनो तो टाइम चाहिए, डॉक्टर बनो तो टाइम चाहिए, इंजीनियर बनो टाइम चाहिए, लॉयर बनो तो टाइम चाहिए, लगता ही है ना, 10 साल 15 साल 20 साल। तो यहाँ रातों रात तो नहीं बन सकता कोई भी आदमी, तो मिनिमम यहाँ आज की डेट में तो कम से कम 3 साल चाहिए। और 3 साल कोई व्यक्ति डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे सिस्टम के साथ, पूरे अपलाइन के फॉलो में रहते हुए, उसके मार्गदर्शन में रहते हुए और अपनी क्यों को बड़ा करते हुए, क्योंकि उसको वो क्यों आया है इसमें, इस चीज़ को बड़ा करते हुए अगर इसमें अपने आप को लगा दे, तो मैं समझता हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए ये बहुत कुछ छोड़ के जाता है वो आदमी। कि मैंने कहा ना पैसिव इनकम है। तो आपके जो नेटवर्क है डायरेक्ट सेलिंग मेथड का, इसमें नए व्यक्ति को ज्वाइन कराने के लिए क्या करते हैं आप, कैसे करते हैं और उसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, जैसे मैं इसको यूँ कहूँगा, एक व्यक्ति को कार खरीदनी है तो वो शोरूम पे जाता है, तो सबसे पहले वहाँ का अटेंडेंट क्या करता है, उसको अटेंड करता है। तो 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ आती है प्रस्तुति। आप किसी को भी ज्वाइन करा रहे हो तो आपकी प्रस्तुति ठीक होनी चाहिए, है ना, आपको बताने का तरीका ठीक होना चाहिए। तो बताना, दिखाना और उसको अनुभव कराना, ये हमारी प्रस्तुति में आता है। क्या बताना, कंसेप्ट के बारे में बताना और इससे मिलने वाले लाभ के बारे में बताना। फिर दिखाना, क्या दिखाना, इसके प्रोडक्ट दिखाना। और फिर अनुभव कराने से मतलब है प्रोडक्ट को चखा देना। और चखा देने से क्या होता है, उसको फीलिंग आती है कि नहीं वास्तव में ये तो मैंने प्रोडक्ट अभी तो ऐसा तो खाया ही नहीं मैंने कभी। तो ऐसे प्रोडक्ट इसमें, तो ये 3 चीज़ें हैं। और इस बात को देखिए, हम पैसे को सबसे बाद में रखते हैं, पहले रखते हैं सेहत, स्वास्थ्य सबसे पहले है। आदमी की तरफ पैसे का ढेर करो, एक तरफ स्वास्थ्य करो, तो स्वास्थ्य को चुनेगा आदमी, समझदार है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है, उसको हम प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, फिर इसकी ताकत को समझाते हैं। और ताकत को समझाने के बाद में फिर उसको पूरी तरह से साथ रखते हैं, जब तक वो लीडर ना बन जाए, जब तक वो कमाने ना लग जाए, जब तक वो आगे ना बढ़ जाए, जब तक अपनी टीम को डेवलप नहीं करने। तो ये एक सपोर्टिव सिस्टम की चीज़ है कि इसमें सपोर्ट आप करते जाएंगे तो लोग आपके साथ में आगे से आगे जाएंगे। फिर आपके पास में परिणाम एक ऐसा शब्द है जो आ जाता है ना, तो फिर ये अब चुप नहीं रहता। ये परिणाम फिर क्या है, जैसे ये इन्फ्लुएंसर टाइप है, आगे से आगे लोग बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, बताते जाएंगे, और फिर आपकी ख्याति बढ़ती जाती है और सम्मान बढ़ता जाता है, आपकी चर्चाएं बढ़ती जाती है। तो फिर एक सिस्टम में लोग एक अच्छी अपलाइन ढूंढते हैं फिर कि यार मैं जुड़ूँ तो सही, लेकिन किसके साथ जुड़ूँ, कौन है जो मुझे सफलता तक ले जाएगा, कौन है जो मेरी सिस्टम की हेल्प करने के लिए तैयार है। तो इस तरह से अपने आप को साबित करने के लिए अगर कोई तैयार कर ले, तो देखिए जोड़ने की जल्दी नहीं होनी चाहिए। किसी भी आदमी को आप जा रहे हो ना कुछ देने, तो इंटेंशन जो ना आपका, वो भाव जो है ना, उसको बड़ा करने का होना चाहिए, उसकी हेल्प करने का होना चाहिए, उसका समाधान लेकर जाओ आप। तो ये नेटवर्क को पैसा कहाँ से मिलेगा इसमें? एक नेटवर्कर को पैसा कहाँ से मिलेगा? बिल्कुल, कंपनी तो अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देती जी। कंपनी ने एक सिस्टम डेवलप किया है जी। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या है, कंपनी माल बनाती है। अभी देखा, थोड़ा सा देखे, मेरे हाथ में ये पेन है। अब ये पेन बना है कलकत्ता में, और मैं बैठा हूँ मान लो आपके स्टूडियो में, आपके शहर में। तो आपके शहर में इस पेन को मैं लूँगा तो कहाँ से लूँगा? एक दुकान पे जाना पड़ेगा, लेकिन दुकान वाला पेन थोड़ी बनाता है, ये तो होलसेलर से लाता है, होलसेलर इसको आगे सेंडेफ से लाता है, सेंडेफ इसको आगे कंपनी से लाता है। लेकिन इसके बीच में एक कड़ी हो रही है जो मुझे ये बताती है कि पेन इस कंपनी का है, इसकी ये क्वालिटी है, वो होता है एडवर्टाइजमेंट। तो एक ट्रेडिशनल चैनल जो है ना, ये इसके द्वारा हम प्रोडक्ट लेते हैं। और अब इस डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेडिशनल चैनल को अवॉइड किया है। ये डायरेक्ट कंपनी ने अपने स्टोर खोले हैं, डायरेक्ट कंपनी ने कंज्यूमर को रजिस्टर्ड बायर बनाया है, और जो वो बीच में बांटा करती थी वही पैसा कंज्यूमर को लौटाया है। अब वो लौटाया कैसे है? अलग अलग तरीके से लौटाया, सबके प्लान अलग अलग होते हैं। भाई कोई भी कंपनी का कंसेप्ट एक है, जो खोज हुई है 1959 में विदेश में, अमेरिका में, कंसेप्ट एक ही है। डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन ये है। लेकिन अब कंपनी डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रही है, तो सबके प्लान अलग अलग है, बेनिफिट सब अलग अलग तरीके से बांटते हैं। कोई कैसे बांटता है, कोई कैसे बांटता है, तो वो सबकी अपनी अपनी बांटने की प्रक्रिया होती है। आज मैं जहाँ पर सिस्टम में हूँ, तो वहाँ एक नहीं अनेक प्रकार से जैसे रॉयल्टी मिलती है, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी। मैं रहूँ ना रहूँ, ये रॉयल्टी आती रहेगी। दुनिया में मैंने सुना था कि 3 ही कैटेगरी को रॉयल्टी मिलती है, या तो राइटर को मिलेगी, या साइंटिस्ट को मिलेगी, या किसी संगीतकार को मिलेगी।
जी। अब मैं तो संगीतकार भी नहीं हूँ, मैं तो राइटर भी नहीं हूँ, मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, बट मेरे पास एक नेटवर्क है, मेरे पास एक टीम है। उस टीम को जो मैंने यहाँ बनाया है, तो वो टीम क्या कर रही है, प्रोडक्ट यूज कर रही है, वो नमक भी ले रही है, वो चाय भी ले रही है, वो कपड़े भी पहन रही है, वो फूड सप्लीमेंट भी ले रही है, वो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट भी ले रही है, जो भी प्रोडक्ट हमारे पास हैं उनको लेती है। तो वो टीम जब प्रोडक्ट यूज करती है तो टीम को इसमें लाभांश दिया जाता है कंपनी के द्वारा। डायरेक्ट हिसाब कंपनी रखती है, पैसा कंपनी लगाती है, दुकान कंपनी खुलाती है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें तो दो काम करना है, खर्चा और चर्चा। हम खर्चा करते हैं और इसकी अच्छी तरह से चर्चा करते हैं और लोगों को समझाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, ये सिस्टम बनता जाता है, लाखों लोगों की नेटवर्क बन जाता है और करोड़ों का टर्नओवर पहुंच जाता है। उसी में से आपको रॉयल्टी आने लग जाती है। तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, ये इसकी खूबसूरती है। पैसिव इनकम है इसमें, बहुत बड़ा खेल है। आपने इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयाँ छुई है, परंतु फिर भी अपने दोस्त और मिलने वाले समाज वाले तो आपसे परहेज करने लग गए होंगे, दूरियां बढ़ा दी होगी आपसे। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, दो चीज़ें हैं, जब आपके पास कुछ नहीं होता तो दूरियां बढ़ जाती है, जब कुछ होता है तो फिर नज़दीकियां बढ़ जाती है ना। तो शुरू में तो लोगों ने मेरी मजाक बनाई थी, वो आगे देखो फला वाले, अब ये मेरी कंपनी का नाम लेके चिढ़ाया करते थे, वो आगे अब देखो गोले बनाएंगे, अब समझाएंगे, अब पेड़ बनाएंगे। चलो कोई बात नहीं, तो मैं मन ही मन उनसे झगड़ता नहीं था, पर मैं ये ठान लेता था कि मैं अब करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। और ये मैंने करके दिखाने की ठानी। तो आज मैं जिस समाज में पैदा हुआ हूँ उसी समाज ने मुझे अपनाया। मैं बाहर तो पहले भी नहीं था, लेकिन मुझे सामाजिक सोशल पदाधिकारी बनाया। फिर मैं लंबे समय से समाज की सेवा में रत था, तो आज भी हूँ, मैं तो अभी भी समाज के साथ ही हूँ। तो फिर वो बात कहने लगे, यार देखो वो आ गए, लेकिन अब वो कहते हैं नहीं उनको आने दो यार, उसके बाद ही मीटिंग शुरू करेंगे जी। इस तरह की एक धारणा चेंज हो गई थोड़ी सी। तो ये दोस्ती कभी नहीं तोड़ी मैंने। ठीक है, वो नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन आज वो सब समझ गए। वो अब मेरे से कहते हैं यार हमें ही बताओ ना, क्योंकि अब ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास आ गए हैं जो उनकी भी ज़रूरत है, सबकी ज़रूरत है। कोई ज़रूरी थोड़ी नेटवर्क ही करे कोई ज़रूरी थोड़ी इसमें शामिल ही हो कोई। अच्छे प्रोडक्ट सबको चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य सबको चाहिए। तो ठाकुर साहब, आपका जो नेटवर्किंग का बिजनेस है, तो इस बिजनेस के बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं आप, सभी युवाओं को जिनको आपको प्रेरणा, आपसे प्रेरणा मिले? हाँ बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहूँगा, इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज है बेरोजगारी। देखिए, आज 5 लोग लेने हैं, 5000 फॉर्म जा रहे हैं, और कहीं अगर 50 वैकेंसी है तो 5 लाख फॉर्म जा रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैंने मेरे बेटे को डिग्री कराई है ECS कंप्यूटर साइंस का, वो इंजीनियरिंग का 2009 का पास आउट है, लेकिन मैंने बेटे को नौकरी भी नहीं भेजा। क्यों नहीं भेजा, उसका कारण क्या है मैं बता दूं आपको, कि ये भी एक ऐसा अवसर है जहां आप नौकरी क्यों मांग रहे हो, आप नौकरी देने वाले क्यों नहीं बनते हो। इस सिस्टम के माध्यम से आप लाखों लोगों को रोजगार दे सकते हो। और मैं आपको आज ये आपके चैनल के माध्यम से बोल के जा रहा हूँ, इन फ्यूचर इस देश की सबसे बड़ी समस्या जो है ना, ये बीमारी और बेरोजगारी, इसका निदान है तो डायरेक्ट सेलिंग के पास है केवल, क्योंकि अच्छे प्रोडक्ट इसके पास है। और सबसे बड़ी बात है रोजगार। आज लगभग इस इंडस्ट्री के पास करोड़ों लोग आ गए, इस इंडस्ट्री में करोड़ों लोग आ गए हैं, और रोडपति लोग करोड़पति बने हैं। अपने बच्चों को इस सिस्टम में लेकर आने लगे लोग। इसमें IPS भी है, इसमें IAS भी है, इसमें RS भी है, इसमें वकील भी है, इसमें इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं। अब इसमें सभी लोगों का रुझान बढ़ रहा है, क्योंकि इसमें रूलिंग आने के बाद में जब कानून आ जाता है ना, तो कानून के बाद में फिर इसको कोई डिनाई नहीं करेगा। और कानून जब इंडस्ट्री को गवर्नमेंट ने दे दिया है, तो फिर अब आज की डेट में बड़े बड़े इसमें जिसको मैं कहूँगा राजनेता भी अब मंचों पे आने लगे हैं। लगभग 25,000 महिलाओं का एक प्रोग्राम हुआ था, जिसमें किरण बेदी आई, स्मृति ईरानी जी आई, अभी जो निवर्तमान, अभी तो वर्तमान सरकार है इसलिए वो उस पद पे नहीं है, तो पीयूष गोयल जी आए। तो ये जब इतनी बड़ी बड़ी पर्सनालिटियाँ जब आपके इस इंडस्ट्री के मंच पे आती है ना, तो ये कहीं न कहीं इस इंडस्ट्री को ताकत मिलती है और इसका परिचय बढ़ता है। तो ये एक विश्वास लोगों में जागता है। और मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा, पढ़ो, खूब पढ़ो, डिग्रियाँ लो। डिग्री लेना अच्छी बात है, बिना पढ़ाई के कुछ भी नहीं है, लेकिन पीछे नौकरी के लिए ही पढ़ो। तो ये थोड़ा सा मैं कहना चाहूँगा, एक मेरा तो सुझाव है कि ये भी एक काम है, इसको भी अपना काम माने और समाज के लिए देने के लिए माने, कुछ देने के लिए। बहुत बड़ा अवसर आप दे जाएंगे लोगों को। साहब, आपने बीच में बताया था कि
कंपनी में बीच में ऐसा समय भी आया जब हमें बहुत सफ़र करना पड़ा। तो एक अच्छी कंपनी का मैं, और जो बाज़ार में जैसे अफवाहें चल रही है कंपनियों के बारे में, गलत फहमियाँ पैदा हो रही है, तो अच्छी कंपनी का चयन कैसे करे नया उपभोक्ता, नया जो नेटवर्कर प्रवेश लेना चाहता है इसमें, तो अच्छी कंपनी का चयन कैसे करे, इसके बारे में आप हमारे बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सर। ये देखिए, कोई भी कंपनी को अगर आप अच्छी कहकर चयन करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कंपनी का जो एमडी है उसकी सोच क्या है, कंपनी की वर्थ क्या है, कंपनी का प्रोडक्ट क्या है, कंपनी का पे आउट देने का तरीका क्या है, कंपनी क्या जो रूलिंग आई है सरकार की उसको 100% फॉलो कर रही है, क्या उसने अपने सारे सर्टिफिकेट वेबसाइट पे अपलोड कर रखे हैं, क्या उसमें कुछ लोग जो आए हैं और वो इसमें सफल हुए हैं, क्या कंपनी अपनी वैल्यूज़ के साथ में अपने काम को कर रही है, ये सब चीज़ें देखनी होती है। बहुत सारी कंपनियां देखिए, वैल्यूज़ की जहाँ तक बात आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें चेक करनी होती है। हमारे यहाँ सबसे पहली चीज़ है, हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिस पर हम काम करते हैं, हमारा एक ही मकसद है। कोई भी कंपनी का वो मकसद होता है, उस मकसद में सबसे पहली चीज़ आती है स्वास्थ्य रक्षा, दूसरा आता है स्वावलंबन, तीसरा आता है महिलाओं को सशक्तिकरण। और इस देश के लिए आप कुछ करने की ललक रखते हैं, तो इस देश को कुछ देना चाहते हैं, तो प्रोडक्ट किस तरह के लाए हैं? क्या मार्केट की रेट से ही प्रोडक्ट का कंपैरिजन है, या फिर आपने ऐसे मोनोपोली प्रोडक्ट कर दिए जिनकी रेटें आपने अपनी अनाप शनाप कर दी है? तो बाजार में अगर 1 रुपये की चीज़ मिलती है तो 1 रुपये की आपके पास मिलनी चाहिए जी। 5 रुपये की बाजार में है तो 5 रुपये की आपके पास होनी चाहिए। 10 की है तो बाजार में 10 की चीज़ आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो 10 की बाजार में है और 100 की आपके पास है। तो ये प्रोडक्ट को रेट से भी कंपेयर करो, क्वालिटी से भी कंपेयर करो, उसमें से पे आउट मिल रहा है वो भी कंपेयर करो, तो पे आउट भी चेक करो, प्रोडक्ट भी चेक करो, क्वालिटी भी चेक करो, और सबसे बड़ी बात है एमडी जो इसका है उसकी इंटेंशन भी चेक करो। तो इंडस्ट्री को आज चलते हुए 70-75 साल हो गए पूरे वर्ल्ड में, और हिंदुस्तान में 94 में इंडस्ट्री आई थी डायरेक्ट सेलिंग। जो अच्छी कंपनियां हैं वो तो तब से चल रही है और अभी भी चल रही है जी, अपना विस्तार करती जा रही है, प्रोडक्ट का भी विस्तार कर रही है, नेटवर्क का भी विस्तार कर रही है, वैल्यूज़ का भी विस्तार कर रही है, और देश को भी कुछ दे रही है। तो ऐसी कंपनी का चयन आप करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप सुखद हैं और आपका भविष्य भी सुखद है। लेकिन कहीं ना कहीं आप बिना देखे किसी के कहने से बाहर आ जाते हैं, और मैं तो कहता हूँ जाके देखो ना, प्रोडक्शन यूनिट जाके देखो, प्रोडक्ट क्या है वो जाके देखो, उसका ऑफिस कहाँ पर जाके देखो, उसकी वर्थ क्या है। आजकल तो चेक करने का सिस्टम आपके पास गूगल प्लेटफॉर्म ऐसा है, उस पर आप चेक कर लो, कंपनी का नाम डालो, एमडी का भी नाम आ जाएगा, उसकी वैल्यूज भी आ जाएगी, उसकी वर्थ भी आ जाएगी, उसकी स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, उसके प्रोडक्ट की रेंज भी आ जाएगी, सभी आ जाएंगे उसमें। तो ये चीज़ें मैं चाहूँगा, ये सलाह है मेरी, जो भी अब कोई भी सिस्टम में ज्वाइन करता है डायरेक्ट सेलिंग में, तो इन चीज़ों को चेक करें और उसके बाद ये चयन करें। लेकिन इसमें सब चीज़ों के अलावा एक चीज़ और है, सानिध्य, सपोर्टिंग सिस्टम। क्योंकि क्या होता है देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक टीम वर्क है ये। और टाटा जी ने भी जाने के बाद उनका मैंने पढ़ा था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने लिखी, बहुत जीवन के ऐसे ऐसे चीज़ें बता के गए हैं वो, जिसमें एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप तेज़ चलना चाहते हो तो अकेले चलो, लेकिन दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। तो मुझे ये बात अच्छी लगी, ये बिल्कुल नेटवर्क में साबित होती है। शायद उन्होंने नेटवर्क के लिए ही बोली ये चीज़, दूर तक जाना चाहते हो तो साथ चलो। तो ये सबका साथ सबका विकास करके हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, ये चेक करें लोग। बहुत बहुत धन्यवाद नागर साहब, आप हमारे देव पॉडकास्ट स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये एक सफल नेटवर्क आदरणीय जोधरा जी नागर थे, जिन्होंने बताया कि खर्चे और चर्चे में ही हम आगे बढ़ते रहते हैं, कमाते रहते हैं, जीवन का उपार्जन करते रहते हैं। तो इन्होंने उन ऊंचाइयों को छुआ है इस नेटवर्क के माध्यम से जिसे बहुत कम बिरले व्यक्ति ही छू सकते हैं। तो आप भी इस नेटवर्क की दुनिया में प्रवेश करें। जय जय देव, घर घर देव। राम राम साहब। थैंक यू साहब, धन्यवाद, थैंक यू। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है
कि हमारी बातचीत आपको पसंद आई होगी। यदि हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो हमारे इस पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे आने वाले एपिसोड को मिस न करें। आप हमें अपने सुझाव और विचार भी हमें भेज सकते हैं ताकि हमारे नए पॉडकास्ट में हम कंटेंट को बहुत बेहतर बना सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम साहब। जय जय देव घर घर देव।